सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन को हेवन डू सिटी का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित नागरिक मिलता है, जिससे उसे भारी छूट और नए अवसर प्राप्त होते हैं। मैकाओ और ब्लैक स्मिथिंग की कठिनाइयों को समझकर वो मैका पायलटों के बाजार में प्रवेश और अधिक धन कमाने की ठोस योजना बनाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने बचे हुए 2 स्पिरिट आइटम हासिल करने के बाद तांग वुलिन खुशी खुशी अपने डॉम की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसने एक रेस्टोरेंट से दोपहर का खाना खरीदा, क्योंकि कैंपस का डाइनिंग हॉल बंद था। जब वो वापस पहुंचा तब सूरज ठीक आसमान के बीचों बीच था। उसकी योजना साफ थी, तुरंत अगली सील को तोड़कर अपनी रक्तसार को सशक्त करना और फिर मार्गदर्शन के लिए झुओ शी से मिलना। यही सोचकर वो युवानिन येहुई के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। आ जाओ। तांग वुलिन अंदर गया और एक अजीब सी घरेलू स्थिति देखकर ठिठक गया। युवानिन येहुई कमरे की सफाई कर रही थी। गर्मी से बचने के लिए उसने टैंक टॉप और छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। वो झुककर कपड़े से फर्श साफ कर रही थी, उसकी जांघें दिखाई दे रही थी। तांग वुलिन का चेहरा तुरंत तपने लगा। उसने नजरें फेर लीं और वहीं रुक गया। तुम्हें थोड़ा ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए? युवानिन येहुई ने सिर उठाए बिना कहा। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें लड़कियां पसंद हो? हैं? तांग वुलिन बोल भी ठीक से नहीं पाया। मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। सफाई पूरी करने के बाद युवानिन येहुई सीधी खड़ी हुई। तुम अभी हेवनडाउ सिटी से लौटे हो, है ना? सब ठीक रहा? उसने विषय बदल दिया। तांग वुलिन और युए झेंग्यू के बीच कथित गुप्त रिश्ते की छवि अब भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। बेहद अटपटी और असहज, सोचकर ही उसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मगर वो दूसरों की जिंदगी में दखल देने वालों में से नहीं थी। तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक रहा, बस लगभग मर ही गया था। क्या? क्या हुआ था? तांग वुलिन के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने ट्रेन में मौत से हुई मुठभेड़ की पूरी कहानी सुना दी। एक दुष्ट सोल मास्टर? युवानिन येहुई की आंखें फैल गईं और उसकी मुट्ठियां कस गईं। तुम्हें क्या हो गया? तांग वुलिन ने पूछा। उसने सिर हिलाया, चेहरा पीला पड़ गया। कुछ नहीं, बस अतीत की एक बात याद आ गई। वैसे मुझे हैरानी है कि तुम जिंदा बच गए। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता आखिर में क्या हुआ। आखिरी पल में बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मेरे अंकल मास्टर मुझे बचा चुके थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बेहोश पाया। उन्हें भी नहीं पता क्या हुआ। शायद उस दुष्ट सोल मास्टर को लगा कि मैं मर गया हूं, या फिर उसने मेरे अंकल मास्टर की मौजूदगी महसूस कर ली और भाग गया। मुझे सच में कुछ नहीं पता। कुछ देर की चुप्पी के बाद युवानिन येहुई बोली, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी वजह सही है, लेकिन मेरे पास कोई और जवाब भी नहीं है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्रैगन जितना तगड़ा। तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए अपनी बाह मोड़ी। मैं भूल ही गई थी कि तुम कितने जिद्दी हो, युवानिन येहुई ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसे उनकी पिछली लड़ाई याद आ गई, हार न मानने वाला, तिलचट्टे जैसा। युवानिन, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? क्या? मैं जल्द ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और कुछ दिनों के लिए एकांत साधना में जाना चाहता हूँ। अगर तुम कैंपस से बाहर नहीं जा रही हो तो क्या उस दौरान मेरी रक्षा कर सकती हो? बस इतना देखना कि कोई मुझे परेशान न करे। कितने दिन लगेंगे? पक्का नहीं, लेकिन कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। चौथी सील पहले से ही कमजोर थी और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कंधे उचका दिए। ठीक है, जब तैयार हो जाओ बुला लेना। बहुत बढ़िया, बदले में मैं तुम्हें एक स्पिरिट एलॉय दूंगा। उसकी आंखें चमक उठी। ये तुम्हारे शब्द हैं, याद रखना, मुकर नहीं सकते। मुझे 90% से ज्यादा हार्मनी रेट वाला चाहिए। तांग वुलिन के होठों पर खिंची सी मुस्कान आ गई। क्या? मेरी जान लोगी? 90% बहुत ज्यादा है और बहुत समय लगेगा। 80% पर सौदा पक्का करते हैं। उसे बनाना ज्यादा समय नहीं लगेगा। डील। युआनिन येहुई को वही मिल गया जो वो चाहती थी। 90% की सफलता की संभावना बहुत कम होती है, वो ये अच्छी तरह जानती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद तांग वुलिन बोला, मुझे कुछ तैयारी करनी है, लगभग 2 घंटे में तैयार हो जाऊंगा। चारों स्पिरिट आइटम को ठीक से सुरक्षित रखने का उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो देर नहीं करना चाहता था। अपने कमरे में लौटकर उसने पर्दे बंद किए और बिस्तर पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। ये चौथी बार था जब वो सील तोड़ने जा रहा था। पहली 2 बार वो पूरी तैयारी के साथ गया था, तीसरी बार अचानक। लेकिन चौथी बार उसके दिल में जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि उत्साह था। वो अपनी नसों में दौड़ रही शक्ति और दूसरी रक्तसार सोल रिंग की ताकत महसूस करना चाहता था। पहली सुनहली सोल रिंग ने उसे गोल्डन ड्रैगन बॉडी दी थी, अद्भुत शारीरिक शक्ति और युद्ध क्षमता। दूसरी क्या देगी ये सोचकर ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो चाहता था कि अगली क्षमता दूर मार हमला हो। करीब की लड़ाई में वो बेहद ताकतवर था, लेकिन लंबी दूरी के हमले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सोचते सोचते उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 4 बक्से निकाले और मेज पर रख दिए। एक लकड़ी का,
2 जेड़ के और एक धातु का। सबसे पहले उसने लकड़ी वाला बक्सा खोला। तेज सुगंध फैल गई। अंदर 100 से ज्यादा सुनहरी पंखुड़ियों वाला एक चमकता हुआ फूल था। हर पंखुड़ी पर मुलायम रुएं थे। पूरा फूल सिमटा हुआ था। एक सांस में ही उसका रक्तसार उबलने लगा। ये था 1000 वर्षीय मिस्टिक हेवन क्रिसैंथेमम, एक दुर्लभ स्पिरिट औषधि जो शरीर के अंगों को मजबूत करती है। 1000 वर्ष की अवस्था में भी ये बेहद दुर्लभ थी। दूसरा बक्सा पीले जेड का था। अंदर एक भूरा सा ढेला रखा था। दिखने में सामान्य था, लेकिन उससे भारी और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। ये था 1000 वर्षीय पाइन स्पिरिट मशरूम, जिसे स्कारलेट स्पिरिट मशरूम भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति सौम्य थी और ये आंतरिक अंगों को पोषण देता था। सबसे खास बात, ये अन्य उग्र औषधियों को संतुलित कर देता था। तीसरा बक्सा हरे जेड का था। ढक्कन उठाते ही जीवन और स्फूर्ति से भरी खुशबू फैल गई। अंदर 40 छोटे छोटे फल थे, बेन के दाने जितने, हरे जेड जैसे। बक्सा मूल रूप से सफेद था, लेकिन अब वो फल के रंग से रंग चुका था। ये था 1000 वर्षीय लाइफ फ्रूट। ये सबसे बंजर जमीन पर उगता है और रेगिस्तान का सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। एक फल किसी इंसान को 10 दिनों तक जिंदा रख सकता है। तांग वुलिन ने इसे तैंग सेक्ट से खरीदा था, काफी ज्यादा योगदान अंकों की कीमत पर। ओल्ड तैंग ने कम से कम 30 फल लेने को कहा था, उसने 40 वाला चुना। ये क्रिसैंथेमम से भी ज्यादा कीमती था। अंत में उसने धातु का बक्सा खोला। वो पूरी तरह से सील था। बटन दबाते ही ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक काली धात्विक चमक वाली वस्तु रखी थी। ध्यान से देखने पर उसकी सतह पर गहरे बैंगनी रंग की 11 वलयाकार रेखाएं दिखाई दे रही थीं। ये 1000 साल पुरानी पर्पल क्लाउड वुड थी, एक ऐसी लकड़ी जिसमें अजीब गुण थे। ये अधिकांश धातुओं से भी ज्यादा कठोर थी और वास्तव में विषैली भी थी। यदि इसे निगल लिया जाए तो ये धातु विषाक्तता पैदा कर सकती थी। थोड़ी सी मात्रा ही एक साधारण इंसान की जान के लिए खतरा बन सकती थी। सौभाग्य से इसकी कठोरता के कारण इसे निगलना आसान नहीं था। हालांकि आम लोगों के लिए पर्पल क्लाउड वुड बेहद खतरनाक थी, लेकिन सोल मास्टर्स के लिए ये एक अनमोल खजाना थी। इसमें सोल पावर प्रवाहित करके सोल मास्टर इसकी विषाक्तता को ऐसी ऊर्जा में बदल सकता था जो शरीर को मजबूत करे और लचीलापन बढ़ाए। 1000 साल पुरानी ये पर्पल क्लाउड वुड सामान्य बाजारों में मिल ही नहीं सकती थी। ये अमूल्य थी। तांग वुलिन चारों स्पिरिट आइटम्स को देखते हुए आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। चौथी सील तोड़ने के लिए उसे ये सभी चाहिए थे। भविष्य की सील्स के लिए क्या क्या लगेगा, ये सोचकर ही उसे पसीना आने लगा। उसे और ज्यादा पैसा कमाना होगा। तांग वुलिन मेज से उठा और पहले से तैयार पानी का एक कटोरा ले आया। उसने सबसे पहले पाइन स्पिरिट मशरूम को उसमें डाला और उसे 10 मिनट तक भिगोने दिया। फिर उसने मिस्टिक हेवन क्राइसैंथेमम डाली। जैसे ही वो पानी में गई, पानी हल्का सा सुनहरा हो गया। 10 मिनट बाद मशरूम से सेपिया रंग निकलकर क्राइसैंथेमम के सुनहरे रंग में फैलने लगा। तीसरे नंबर पर उसने पर्पल क्लाउड वुड डाली। पानी को छूते ही उससे स्याही सा काला रंग फैल गया, जिससे पानी गंदला सा दिखने लगा। ये एक गुप्त नुस्खा था जो ओल्ड तांग ने उसे बताया था। चारों स्पिरिट आइटम्स में पर्पल क्लाउड वुड सबसे सस्ती थी। इसका मुख्य कारण इसकी अत्यधिक कठोरता और तीव्र विषाक्तता थी, जिससे इसका उपयोग करना मुश्किल और खतरनाक था। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, इसलिए बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत करते थे। लेकिन जब इसे मिस्टिक हेवन क्राइसैंथेमम के साथ मिलाया जाता तो हालात पूरी तरह बदल जाते। यही इस नुस्खे की खासियत थी। क्राइसैंथेमम ने लकड़ी को उत्तेजित किया और दोनों के औषधीय गुण पानी में फैलकर आपस में घुल मिल गए। लकड़ी की विषाक्तता फीकी पड़ गई। अब ये औषधि के रूप में उपयोगी हो चुकी थी। इस नुस्खे का मूल्य आंका ही नहीं जा सकता था। पर्पल क्लाउड वुड की कीमत मिस्टिक हेवन क्राइसैंथेमम की स्वीकृत कीमत का सिर्फ 6ठा हिस्सा थी। लेकिन अगर ये नुस्खा आम हो जाता तो पर्पल क्लाउड वुड की कीमत आसमान छूने लगती। जब पानी शांत हो गया और उसका रंग अभेद्य अंधेरे में बदल गया, तब तांग वुलिन ने कटोरे से 1000 साल का लाइफ फ्रूट निकाला और खा लिया। फल बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। वो इतना खट्टा था कि तांग वुलिन के दांत दुखने लगे। फिर भी उसने सब सहा और फल की हर एक बेरी खा ली। ऐसा करते ही उसके भीतर जीवन ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके मुंह में लार भर आई और खट्टापन अचानक मिठास में बदल गया। उसने लार निगली और वो मिठास पूरे शरीर में फैल गई। एक अलौकिक नशा सा उसे घेरने लगा। ऐसा एहसास मानो कोई तपस्वी ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। फल खाने के बाद तांग वुलिन की त्वचा पर हरी आभा फैल गई। इससे अनजान उसने कटोरा उठाया और उसका सारा द्रव एक ही बार में पी गया। उफ, कितना घिनौना स्वाद है।
गाढ़ा मैला द्रव उसके गले से उतर गया और उस लाइव फ्रूट के साथ मिल गया जिसे वो अभी खा चुका था। तीखी कड़वाहट मिठास और खट्टेपन के साथ मिलकर उसकी जीभ को झकझोरने लगी। उसकी भौहें सिकड़ी, चेहरे पर घृणा की लकीरें खिंच गईं और एक कराह उसके मुंह से निकल आई। फिर भी उसने खुद को पीते रहने के लिए मजबूर किया, ये सोचकर कि ये काला मिश्रण कितने पैसों का है। उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था, वो इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। अब तांग वुलिन का पेट अपनी ताकत दिखा रहा था। उसने उस भयानक स्वाद को सहन किया जो पीते पीते कम होता गया और पूरा द्रव उसके पेट में समा गया। पेट पहले से ज्यादा भरा हुए लगा, लेकिन बस इतना ही, उसमें अभी और जगह थी। तीनों स्पिरिट आइटम्स के अवशेष कटोरे के तले में पड़े थे। वे पूरी तरह घुले नहीं थे, लेकिन पहले जैसे भी नहीं दिख रहे थे। मिस्टिक हेवन क्राइजैंथेमम चमकदार सुनहरे से फीके धूसर रंग में बदल गई थी और उसकी सुगंध पूरी तरह गायब हो गई थी। पर्पल क्लाउड वुड अब साधारण लकड़ी का टुकड़ा लग रही थी। उसकी सतह पर मौजूद बैंगनी छल्ले गायब हो चुके थे। स्पिरिचुअल ऊर्जा समाप्त हो जाने के बावजूद पाइन स्पिरिट मशरूम की हालत कुछ बेहतर थी। वो बस सेपिया से काली हो गई थी। तांग वुलिन इस नुस्खे से चकित रह गया। इसने तीनों स्पिरिट आइटम्स के गुणों का उपयोग करते हुए उनके आपसी प्रभाव से उनकी सारी ऊर्जा और औषधीय शक्ति को पूरी तरह निकाल लिया था। तभी उसके पेट में मरोड़ और दर्द शुरू हुआ। वो तेजी से बिस्तर पर पहुंचा और ध्यान लगाने लगा। अब जाकर चौथी सील को तोड़ने की असली प्रक्रिया शुरू होनी थी। मिस्टिक हेवन क्राइजैंथेमम और पर्पल क्लाउड वुड दोनों में शक्तिशाली औषधीय गुण थे। विषाक्तता के कमजोर पड़ जाने से उनकी औषधीय क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। पाइन स्पिरिट मशरूम का उद्देश्य था बाकी दोनों को और संतुलित करना और उपयोगकर्ता के अंगों को पोषण देना। लाइफ फ्रूट जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। चारों का ये संयोजन जोखिम को न्यूनतम और लाभ को अधिकतम करता था। इसके बावजूद तांग वुलिन असहनीय पीड़ा में था। उसे अपने पेट और आसपास के मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो रही थी। उसे सब कुछ उलट देने की तीव्र इच्छा को दबाना पड़ रहा था। वो उन पर खर्च किए गए सारे पैसे बर्बाद नहीं कर सकता था। लाखों क्रेडिट्स और पॉइंट्स के स्पिरिट आइटम्स उसके पेट में थे। तांग वुलिन की कंजूस प्रवृत्ति ने इस मामूली सी पीड़ा को आसानी से मात दे दी। उसने दांत भींचे और सहन किया, अपनी सोल पावर को शरीर में प्रवाहित किया ताकि औषधि उसके साथ बह सके। दर्द धीरे धीरे भड़कती हरीबी में बदल गया। उसकी त्वचा की हरी आभा गहरे लाल में बदल गई, मानो वो कोई मानव झींगा हो। उसके भीतर की गर्मी और बढ़ती गई, पूरे शरीर में उथल-पुथल मचाते हुए। उसके सारे रोम पिद्र खुल गए और गाढ़ी औषधीय सुगंध बाहर निकलने लगी। कमरे के बाहर युआन ये हुई पालथी मारकर दरवाजे की रखवाली कर रही थी। उसकी नाक फड़की, उसने वो सुगंध सूंघ ली। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये कितनी पावरफुल है। बस एक सांस लेने भर से उसका शरीर शिथिल हो गया। वो सीधी बैठ गई और गहरी सांसें लेते हुए उस औषधीय सुगंध को भीतर खींचती रही। कमरे के अंदर तांग वुलिन का पूरा शरीर आग में जलता सा लग रहा था। एक हल्की सुनहरी आभा उसके भीतर नसों, मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों में लहराने लगी। किसी तरह वो जानता था कि यही सुनहरी रोशनी उसकी अविश्वसनीय रिकवरी क्षमता का कारण है। यही क्षमता उसे अब तक कई बार बचा चुकी है। अब चौथी सील तोड़ने का समय है। उसकी सोल पावर से प्रेरित होकर औषधीय ऊर्जा ने चौथी सील पर हमला किया। सील कांप उठी, उसके भीतर गड़गड़ाहट सी गूंजी। तांग वुलिन का पूरा शरीर थर्रा गया। उसने अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी को लिपटते देखा और अपने भीतर से गहरे से उठती एक ड्रैगन गर्जना सुनी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की हर चीज चमकदार सोने में रंगी जा रही है। पहले जब भी वो कोई सील तोड़ता था, वो या तो बेहोश होता था या आंखें बंद होती थीं। ये पहली बार था जब वो अपनी ही देह में होने वाले परिवर्तनों को देख पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि चौथी सील फट रही है और उससे ऊर्जा की बाढ़ निकलकर उसके पूरे शरीर को सोने सा रंग रही है। ये ऊर्जा उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त के साथ घुलने लगी और बची खुची औषधीय ऊर्जा को निगलकर उसे और सशक्त बना रही थी। सुनहरी ऊर्जा से वो भर गया, इतना कि जैसे अभी फट पड़ेगा। लेकिन उसका शरीर भूखा, बेहद भूखा, उस सारी ऊर्जा को निगल गया। दर्द। इस समय तांग वुलिन बस यही महसूस कर पा रहा था। उसका मांस जलती हुई गर्मी से उबल रहा था। त्वचा के नीचे रक्त नलिकाएं उभर आई थीं। लेकिन ये पीड़ा उन कष्टों की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो वो पहले सील टूटने के समय झेल चुका था।
स्वर्ण ड्रैगन किंग की प्रचंड ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी और भी तेजी से दौड़ती हुई, मानो फट पड़ने वाली हो। लेकिन तभी दबाव कम होने लगा। उसका शरीर उस ऊर्जा को निगल रहा था और उसे अपनी शक्ति में बदल रहा था। मुक्ति और उत्साह की लहर उसके भीतर दौड़ गई। उसके शरीर की कोशिकाएं जैसे गाने लगी, ऊर्जा से लबालब। वे उसके भीतर गूंजती ड्रैगन की दहाड़ के साथ तालमेल बिठा रही थीं। उसके शरीर के वे हिस्से जिन्हें वो देख नहीं सकता था, सुनहरी नसों के पैटर्न से ढक गए। ये ज्यादातर उसकी पीठ पर केंद्रित थीं, तेजी से चमकती हुई। तांग वुलेन की शक्तिशाली आभा आकाश तक उठ गई। तेज झोंके उसके चारों ओर घूमने लगे। उसका रक्तसार उसकी मेरिडियन नाड़ियों में उफनती नदी की तरह दौड़ रहा था। उसके माथे पर सुनहरी शल्क प्रकट हुए। धीरे धीरे वे पारदर्शी, चमकदार क्रिस्टलों में बदल गए जो उसकी त्वचा को जड़ रहे थे। शल्क उसके दाएं हाथ, कंधे और शरीर के दाएं हिस्से पर फैल गए। फिर आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गए और उसे अपना क्षेत्र बना लिया। फिर वे उसके शरीर के बाएं हिस्से की ओर बढ़े, लेकिन बाएं हाथ को ढकने से पहले ही रुक गए। उसके शरीर पर फैली सुनहरी नसें पहले से कहीं अधिक तेज चमक उठी, त्वचा के भीतर और गहराई तक फैलती हुई। उसके रक्तसार की पुकार के साथ एक सुनहरी आत्मा अंगूठी उसके शरीर से निकली और उसके चारों ओर घूमने लगी। फिर दूसरी अंगूठी प्रकट हुई, किनारों पर हल्की सफेदी लिए हुए, जो एक पल बाद शुद्ध स्वर्ण रंग में बदल गई। हड्डियों के चटकने और टूटने की आवाज़ें गूंजी। तांग वुलेन की ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई। रक्तसार और आत्मा शक्ति उसके भीतर मिल गए। रक्तसार के प्रभाव से आत्मा शक्ति और भी शुद्ध होती गई, उसके शरीर को और मजबूत करती गई। तांग वुलेन को पता नहीं था कि उसका रक्तसार हमेशा से उसकी आत्मा शक्ति को प्रभावित करता आया है, लेकिन इस क्षण उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा था। ये सीधे आत्मा शक्ति को बढ़ाने के बजाय उसे लगातार परिष्कृत और संकुचित कर रहा था। शरीर एक पात्र होता है जिसकी क्षमता उसके मेरिडियन और स्वयं शरीर की मजबूती से जुड़ी होती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, यहाँ तक कि एक टाइटल डूलुओं के लिए भी। अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए वे आत्मा शक्ति को संकुचित करते हैं ताकि अधिक घनी और शक्तिशाली ऊर्जा उनके भीतर समा सके। आमतौर पर केवल सोल किंग या उससे ऊपर के स्तर पर ही लोग आत्मा शक्ति को संकुचित करना शुरू करते हैं, क्योंकि वहीं मानव शरीर की सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। लेकिन तांग वुलेन ने ये प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। यही उसकी धीमी साधना गति का असली कारण था। यदि ऐसा न होता तो वो युआन एन येहुई के स्तर पर खड़ा होने में सक्षम ही नहीं होता। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है, संकुचित आत्मा शक्ति का मूल्य और स्पष्ट होता जाता है। गर्माहट की चादर में लिपटा हुआ तांग वुलेन अपने मन की गहराइयों में डूब गया और पूरी तरह ध्यान में लीन हो गया। उसकी आत्मा शक्ति और रक्तसार एक दूसरे के साथ गूंज रहे थे। कमरे के अंधेरे में उसके शल्क हल्के हल्के चमक रहे थे। अब समय था चौथी सील से मिली शक्ति को पूरी तरह अपना बनाने का। जब औषधीय सुगंध अंततः हवा से गायब हो गई, युआन एन येहुई ने आंखें खोली। एक पूरा दिन बीत चुका था। सुबह के आकाश में सूर्य चमक रहा था। वो उठी और अपनी पीठ सीधी की। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उसे लगा जैसे वो बिल्कुल नई इंसान बन गई हो। उसके शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकल चुकी थी। उसकी त्वचा पर एक चिपचिपी कीचड़ जैसी परत जमी हुई थी। ये घिनौना था, लेकिन ये जानकर तसल्ली हुई कि इस शुद्धिकरण से वो और शक्तिशाली हो गई है। हालांकि उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। तांग वुलेन से किए गए वादे के कारण वो अभी उसे पहरा दे रही थी और कहीं जा नहीं सकती थी। लेकिन इतनी गंदी हालत में यूं ही बने रहना भी असहनीय था। उसने सावधानी से अपने शरीर को सूंघा और लगभग खांसते खांसते रह गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई। उसके कान सतर्क हो गए। वर्किंग स्टूडेंट्स के छात्रावास में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने तांग वुलेन के कमरे की ओर देखा। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। वो अभी ध्यान से नहीं जागने वाला था। आंगन में ही धो लेना ठीक रहेगा। युआन एन येहुई हमेशा अपने वादे निभाती है। जब उसने तांग वुलेन की रक्षा करने का वचन दिया था तो वो अंत तक निभाएगी। उसे भी औषधीय ऊर्जा का लाभ मिला था, इसलिए वो उसे यूं ही छोड़ नहीं सकती थी। उसका हृदय न्यायप्रिय था। उसने 2 बाल्टी पानी भरा, साफ कपड़े उठाए और आंगन में लौट आई। ठंडा पानी उसे सहन था। एक बार फिर सुनिश्चित करने के बाद कि तांग वुलेन गहरे ध्यान में है, उसने अपने गंदे कपड़े एक ओर फेंक दिए और एक बाल्टी पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया। जैसे ही पानी उसकी त्वचा से टकराया, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सारा मैल उतर जाने से उसे ताजगी महसूस हुई। धूप में उसकी गीली त्वचा चमक रही थी, हल्की गुलाबी आभा लिए हुए, जो पहले नहीं थी। तांग वुलेन आखिर कर क्या रहा है? उसकी दवा इतनी शक्तिशाली कैसे है? निस्संदेह युआन एन येहुई बेहद भाग्यशाली थी। तांग वुलेन का शरीर पहले से ही बहुत मजबूत था और उसके पास केवल 3 आत्मा अंगूठियां थीं, इसलिए वो सभी आत्मा औषधियों की शक्ति पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाया। इसी कारण जो ऊर्जा ऋषि, उसका लाभ युआन एन येहुई को मिला। यदि वो उसकी रक्षा के लिए वहां न होती तो वो ऊर्जा व्यर्थ चली जाती।
भाग्यवश वो उस औषधीय शक्ति का लगभग 1/3 हिस्सा सोख पाई। ऊर्जा के रिसाव का एक और कारण ये था कि तांग वुलेन का शरीर पहले से ही स्वर्गीय खजानों की ऊर्जा से भरा हुआ था, ज़ेन हुआ के पौष्टिक भोजन की बदौलत। युआनन येहुई ने अपनी गुलाबी चमकदार त्वचा को देखा और दंग रह गई। पहले उसका शरीर पतला लेकिन आकर्षक था, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ता हुआ। अब उसकी साफ त्वचा और निखरी काया ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया था। उसने शरीर को फैलाया, धूप में चमकती हुई वो सचमुच किसी देवी जैसी लग रही थी। उसने बालों में उंगलियां फेरी, उलझनों को सुलझाया। ठंडी बूंदें उसकी त्वचा से फिसलती हुई नीचे जा रही थीं। संतुष्ट होकर वो कपड़े पहनने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसके कानों ने एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ पकड़ी। शांत वातावरण में वो आवाज़ साफ उभर आई। वो फुर्ती से कपड़े उठाकर जैकेट पहन गई। थोड़ी सी शालीनता लौटते ही उसने झाड़ियों की ओर घूरा। वहां कुछ खून के छींटे थे। इस शांत आंगन में एक अजीब दृश्य। कौन है? चिल्लाते हुए वो झाड़ियों की ओर कूद पड़ी। उसी क्षण उसका शरीर आकार और शक्ति में बढ़ने लगा। उसकी टाइटन जायंट एप मार्शल सोल एक्टिवेट हो गई। झाड़ियों से कोई चीठा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी आया हूं, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। एक परछाई बिजली की तरह बाहर निकली और भागने लगी। युआनन येहुई ने एक जोरदार घूंसा फेंका। हवा का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पत्थर तक चूर चूर हो सकता था, लेकिन वो मछली की तरह फिसलन भरा था। पलक झपकते ही वो आंगन पार कर गया। युआनन येहुई एक भी वार नहीं लगा पाई। तभी उसने पहचान लिया। तू कमीना, मैं तुझे मार डालूंगी। पहले पल उसके मन में सवाल आया कि आखिर हर बार वही उसे झांकते हुए पकड़ में क्यों आता है, और फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही क्षण उसने ठान ली, आज उसे अपने क्रोध का पूरा स्वाद चखाएगी। छुट्टियों के दौरान जब शिए घर पर था तो उसने महसूस किया कि उसकी साधना की गति धीमी हो गई है। इससे उसके भीतर और ज्यादा मेहनत करने, अपनी साधना को बेहतर करने की इच्छा जाग उठी। तांग वुलेन और युआनन येहुई का ख्याल, जो दोनों ही कैंपस में ही रुके हुए थे, उसे प्रेरित कर रहा था। उसने तय किया कि वो जल्दी लौटकर उन दोनों के साथ साधना करेगा और सोचा कि ये एक मज़ेदार सरप्राइज होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनती प्रवृत्ति उसे मुसीबत थाली में परोस देगी। शिए भागते हुए जा रहा था। उसकी नाक से खून टपक रहा था। उसने जल्दी से उसे पोंछा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि अभी अभी हुआ क्या था। वो गलती से युआनन येहुई को नहाते हुए देख बैठा था। हालांकि वो वहां बस पल भर के लिए रुका था, इतना भी नहीं कि ठीक से देख सके। फिर भी उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया। खून सिर की ओर दौड़ पड़ा, नाक से बह निकला और चुपचाप वहां से निकल जाने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। शिए चाहे जितनी भी शिकायत कर ले, दिल ही दिल में कितना भी चिल्ला ले, वो अच्छी तरह जानता था कि युआनन येहुई किस तरह की इंसान है। उसके साथ एक सामान्य रिश्ता बनाने और बनाए रखने में उसे कितनी तकलीफ और मेहनत लगी थी, और अब उसने फिर से गलती से उसे इस हालत में देख लिया था। लेकिन इस बार शिए ने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया। वो खुले में नहा रही थी। अगर वो अपने कमरे में जाकर नहाती तो ये सब ना होता। ऐसे में वो बस यही मान सकता था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने सोचा कि क्या बात करके मामला शांति से सुलझ सकता है, लेकिन तभी उसके सिर के पास से हवा का एक जोरदार झोंका गुजरा। वो हमला उसके सिर से बस बाल बाल चूका। कुछ दूरी पर वो हवा फट पड़ी और भयंकर झोंका उठा, जिससे बचने के लिए शिए को घोस्ट शैडो कन्फ्यूजिंग स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ा। पिछले सेमेस्टर में इस गुप्त तकनीक का इतना अभ्यास करने के कारण वो इसे अब बेहद कुशलता से इस्तेमाल कर पा रहा था। उसके कदम किसी भूत की तरह हल्के और रहस्यमय थे। युआनन येहुई के लिए उसे पकड़ पाना आसान नहीं था। रुको और अपने अपराधों की कीमत चुकाओ, लड़की ने दहाड़ते हुए कहा। मैं इनकार करता हूँ, शिए चीखा और तेज भागने लगा। मैं मरने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। असल में शिए चाहे तो अभी इसी वक्त कामकाजी छात्रों के हॉस्टल क्षेत्र से बाहर भागकर किसी शिक्षक को बुला सकता था, लेकिन ऐसा करने पर दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती, शिए पर झांकने का आरोप और युआनन येहुई पर हमला करने का। इसके अलावा उसके नग्न देखे जाने की खबर फैल जाती और उसकी बदनामी होती। उसने आसान रास्ता नहीं चुना, अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए। इसलिए अब उसके पास बस यही रास्ता था कि वो हॉस्टल क्षेत्र के भीतर रहते हुए उसके हमलों से बचता रहे। उसने दांत भींचे और दौड़ता रहा। तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? युआनन येहुई फुपकार उठी। उसने अपनी छाती पर दोनों हाथों से जोर से प्रहार किया और उसकी चौथी सोल रिंग चमक उठी। डेविल टाइटन सक्रिय हो चुका था। युआनन येहुई ने दोनों मुक्के आगे की ओर मारे। हवा के दो भयंकर गोले शिए की ओर बिजली की तरह दौड़े और उससे कुछ मीटर पहले ही आपस में टकरा गए। जोरदार विस्फोट हुआ और उठे तूफान ने शिए को उछालकर हवा में फेंक दिया। इतनी ताकत! शिए की आंखें फैल गईं। वो हवा में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिन हुए थे जब उसने आखिरी बार उसके साथ अभ्यास किया था, और वो पहले से ही इतनी मजबूत हो चुकी थी।
युआनिन ये हुई जमीन पर झुकी और फिर गोले की तरह उछलकर शिए शिए की ओर झपटी। वो पल भर में उसके सामने थी। उसकी ताकत के सामने शिए शिए एक चींटी जैसा लग रहा था। लेकिन पीछा करते करते शिए शिए का मन शांत हो चुका था। भले ही वो कमजोर था, फिर भी वो प्रतिक्रिया कर सका। उसकी तीसरी सोल रिंग चमकी और उसने लाइट ड्रैगन क्लोन बुलाया। रोशनी की एक झलक में शिए शिए 2 हिस्सों में बट गया। 2 बिल्कुल एक जैसे शिए शिए। दोनों ने एक दूसरे को धक्का देकर युआनिन येहुई के हमले से बचाव किया। युआनिन येहुई को लगा था कि हमला लगेगा, लेकिन वो चूक गई। उसने योजना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए दोनों शिए शिए पर एक एक मुक्का मारा। धमाके हुए और हवा के 2 गोले तुरंत उनके पीछे लग गए। दोनों क्लोन पास की इमारत की छत पर उतरे, फिर घोस्ट शैडो कन्फ्यूजिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए भागे और वापस जमीन पर आ गए। शिए शिए ने अपने क्लोन नियंत्रण पर अनगिनत घंटे लगाए थे और अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी। हालांकि युआनिन येहुई के एयर कैनन हमले बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उनका क्षेत्र सीमित था और वो हॉस्टल के भीतर खुलकर तबाही भी नहीं मचा सकती थी। कई मिनट बीत गए, लेकिन वो किसी भी शिए शिए को पकड़ नहीं पाई। अगर हिम्मत है तो रुककर मुझसे लड़ो, वो चिल्लाई। अगर मैं ना भागूं तो मैं मूर्ख हूं, शिए शिए ने जवाब दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितनी अनुचित हो रही थी। अगर उसका कोई भी हमला लग जाता तो उसकी खाल उधड़ जाती, और अगर वो पकड़ में आ गया तो क्या होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, भागते रहो। अचानक युआनिन येहुई का आकार सामान्य हो गया, लेकिन उसकी पीठ से गहरे काले पंख निकल आए। उसने टाइटन जायंट एप की भारी ताकत छोड़कर 3 रिंग वाली फॉलन एंजल मार्शल सोल की गति चुनी। वो अचानक तेजी से बढ़ी। उसके हाथों में एक शैतानी तलवार प्रकट हुई। वो हवा में चक्कर लगाने लगी, हॉस्टल क्षेत्र में अंधकार के बीज बोते हुए। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। ये था कर्टन ऑफ डार्कनेस। तांग वुनेन की टीम से हारने के बाद युआनिन येहुई ने खुद को पूरी तरह साधना में झोंक दिया था। उसकी दोनों मार्शल सोल बेहतरीन थी, उसे बस उनका सही इस्तेमाल सीखना था। कर्टन ऑफ डार्कनेस ने अपनी एंजेलिक विशेषताओं का लाभ उठाते हुए अपनी पूरी शक्ति दिखाई। एक झटके में उसकी 1/3 सोल पावर खर्च हुई और घना संक्षारक अंधकार फैल गया। एक बड़ा नियंत्रणकारी हमला। युआनिन येहुई लंबी दूरी और नज़दीक दोनों तरह की लड़ाई में माहिर थी। उसकी एकमात्र कमजोरी उसकी गति थी, खासकर फुर्तीले विरोधियों के सामने। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसने ये तकनीक अपनाई थी, थोड़ी देर रोककर दुश्मन के पास पहुंचना और फिर टाइटन जायंट एप में बदलकर उसे कुचल देना। ये रणनीति उसने पहले कभी नहीं अपनाई थी और दुर्भाग्य से शिए शिए ही उसका पहला शिकार बना। दोनों शिए शिए को लगा जैसे वो कीचड़ में दौड़ रहे हैं। अंधकार ने उनकी गति छीन ली और घोस्ट शैडो स्टेप भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तभी उन्होंने युआनिन येहुई को उड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। उसका शरीर फिर से फैलने लगा और अगले ही पल वो टाइटन जायंट एप बनकर उनके ऊपर मुक्के बरसा रही थी। युआनिन येहुई जानती थी कि क्लोन कैसे काम करते हैं। जब तक एक भी बचा है, असली शरीर सुरक्षित रहेगा, इसलिए उसने कोई दया नहीं की। मुक्के हगने से ठीक पहले शिए शिए ने महसूस किया कि उसकी ताकत कुछ कम थी। उसने एयर कैनल भी नहीं इस्तेमाल किया। क्या वो नरमी बरत रही है? बचने का कोई रास्ता ना देखकर शिए शिए रुक गया। उसने आंखें बंद की, बाजू आगे किए और वार झेलने के लिए तैयार हो गया। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। एक जोरदार धमाका गूंजा। शिए शिए कुछ कदम पीछे डगमगाया, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने एक सुनहरी और वीर आकृति खड़ी थी। वो तांग वुलिन था। बॉस, शिए शिए चिल्लाया। तांग वुलिन ने आह भरी। इस बार तुमने उसे कैसे नाराज कर दिया? युआन येनहुई सदमे में तांग वुलन को घूर रही थी। उसके सीने, कंधों और दाहिने हाथ पर सुनहरे शल्क उभर आए थे। उसने अपने शल्कों से ढके हाथ से युआन येनहुई की मुट्ठी को थाम रखा था। हालांकि उसने आखिरी पल में अपनी ताकत रोक ली थी, फिर भी तांग वुलन ने उसका वार बेहद आसानी से रोक लिया था। वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। दूसरी ओर शिए शिए श्रद्धा से तांग वुलन को देख रहा था। उसका कद काठी चौड़ा और प्रभावशाली था और उसमें ऐसा भरोसा था जो शिए शिए को सुरक्षा का एहसास करा रहा था। तांग वुलिन ने आह भरी। युआन, क्या तुम अभी रुक सकती हो? जरा मुझे समझने दो कि यहाँ हो क्या रहा है। इस बार शिए शिए ने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया? ये सब तुम्हारी गलती है। युआन येनहुई गुर्राई। उसने तांग वुलिन को घूर कर देखा और फिर वहां से भाग गई। तांग वुलिन ने शिए शिए की ओर रुख किया। उसके शरीर से सुनहरे शल्क गायब हो चुके थे। उसने उत्सुकता से पूछा, अब तुमने क्या कर दिया? शुरू से बताओ, वो इतनी गुस्से में क्यों है? शिए शिए ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। फिर उसने एक एक बात बिना कुछ छिपाई बता दी। जैसे जैसे शिए शिए पूरी घटना सुनाता गया, तांग वुलिन के चेहरे पर बेचैनी आ गई। लगता था कि इसमें कुछ दोष सच में उसका भी था।
उसकी रक्षा का वादा निभाने के लिए युआन येनहुई ने आंगन में ही खुद को धोने का जोखिम उठाया था और उसी समय शिए शिए वापस लौट आया। असल में ये तय करना मुश्किल था कि गलती किसकी थी। पिछली बार की तरह ये जानबूझकर झांकना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक संयोग था। इस बार पूरा दोष शिए शिए पर डालना ठीक नहीं था। इस घटना के लिए तीनों ही कुछ न कुछ हद तक जिम्मेदार थे। शिए शिए की बात खत्म होने की थोड़ी देर बाद युआन येनहुई पूरे कपड़ों में वापस आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी नज़र शिए शिए पर टिकी थी, इतनी उग्र जैसे उसे चीर कर रखते। ये दूसरी बार था जब उसने उसे इस हालत में देखा था। दूसरी बार वो मानने को तैयार नहीं थी कि ये सिर्फ संयोग था। मैं उस कमीने को जान से मार दूंगी। शिए शिए उसे देखते हुए सन रह गया। तांग वुलिन को बीच में आना ही पड़ा। युआन, जो हुआ उसके लिए मुझे सच में माफ करना, ये मेरी गलती है। तुमने मेरी रक्षा का वादा किया था, इसी वजह से ये सब हुआ। शिए शिए ने जानबूझकर नहीं झांका, वो बस हमें सरप्राइज देने जल्दी लौट आया था। वो बस अभी अभी पहुंचा था, तुम्हें देखते ही तुमने उसे पकड़ लिया। शिए शिए, जल्दी माफी मांगो। चाहे तांग वुलिन इसे जैसे भी समझाए, गलती तो शिए शिए की ही थी। उसने युआन येनहुई की निजता भंग की थी। शिए शिए ने गहरी झुककर सर नीचे कर लिया। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे बिना बताए नहीं लौटना चाहिए था। मैंने सच में बहुत थोड़ा ही देखा था, मैं कसम खाता हूँ। हालांकि वो ऐसा कह रहा था, लेकिन धूप में नहाती युआन येनहुई की छवि उसके मन में गहराई से बस चुकी थी। उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। यहाँ तक कि उसके टाइटन जाइंट एप रूप में भी वो उसे बेहद खूबसूरत लगी थी। युआन येनहुई ने अपनी तेज सांसों को काबू करते हुए 2 उंगलियां उठाईं। ये दूसरी बार है, दूसरी बार। वो फुर्तीला टाइप है, कौन जाने वो कब आया हो। मैं कैसे भरोसा करूं कि उसने बस एक झलक ही देखी है? और मान लो उसने सच कहा भी, तब भी एक झलक देखना भी नामंजूर है। शिए शिए चुपचाप झुका रहा। युआन, मुझे सच में माफ करना, तांग लोलिन ने जल्दी से कहा। ये मेरी गलती है। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें 85% या उससे ज्यादा हार्मनी रेट वाला एक स्पिरिट एलॉय फ्री में दे दूं? कभी नहीं, युआन येनहुई चिल्लाई। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे शरीर की कीमत बस एक स्पिरिट एलॉय है? तांग वुलिन असहजता से मुस्कुराया। तो फिर तुम क्या चाहती हो? हम अभी बच्चे ही हैं, और शिए शिए ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये बस बदकिस्मत संयोग था। बताओ तुम क्या चाहती हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। युआन येनहुई ने उसे घूरा। लड़कियों की कीमत क्या होती है, ये तुम जैसे लड़कों में दिलचस्पी रखने वाले को क्या समझ आएगा। मैं बस। रुको, तांग वुलिन ने हाथ उठाकर उसे रोका। अभी रुको, तुमने क्या कहा? युआन येनहुई को ये बात समझ आई और उसने नजरें फेर ली। माफ करना, मुझे यहाँ तुम्हारी निजी पसंद नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी। रुको, तांग वुलिन चिल्लाया। तुम्हें ये ख्याल आया कहाँ से कि मुझे लड़के पसंद है? किसने कहा? हैरान होकर उसने धीरे से शिए शिए की ओर इशारा किया। उसने कहा कि तुम और युए जेंग्यू। तांग वुलिन घूरकर शिए शिए को देखने लगा। क्या? शिए शिए हैरानी से बोला। क्या मैंने सब समझा नहीं दिया? वो बस गलतफहमी थी। तांग वुलिन की मुट्ठियां कस गईं। तुमने ना सिर्फ गलतफहमी पैदा की, बल्कि उसे अफवाह भी बना दिया। क्यों न पूरी एकेडमी में फैला दो? युआन येनहुई ने गुर्राते हुए कहा। तुमने मुझे कब समझाया? शिए शिए घबराकर सच पूरी तरह समझाने लगा। तांग वुलिन ने गहरी सांस ली। युआन, अब तुम बताओ, इसे पहले कौन पीटेगा, मैं या तुम? नहीं बॉस, मुझसे गलती हो गई, शिए शिए गिड़गिड़ाया। तांग वुलिन मुस्कुराया, उसे पकड़कर युआन येनहुई की ओर धकेल दिया। अब मैं इसे नहीं बचाऊंगा, ये तुम्हारा हुआ। युआन येनहुई ने मुट्ठी बांधी। शिए शिए ने आंखें बंद की, लेकिन कोई वार नहीं पड़ा। जब उसने आंखें खोली, युआन येनहुई भाग चुकी थी। हवा में चमकती एक बूंद नीचे गिरी, एक आंसू। वो अनायास ही उसे पकड़ने दौड़ा। दिल में अजीब दर्द उठा। कमरे में लौटकर वो बोला, बॉस, वो रोई। तांग वुलिन ने कहा, क्या तुम्हें वो पसंद है? शिए शिए ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं। कोशिश करोगे तो मौका रहेगा, हार मान ली तो शून्य। बाद में शिए शिए ने आंगन साफ किया, उसके कपड़े धोए, सब सलीके से रख दिया। उसे खुद हैरानी हुई कि वो उसके बारे में कितना जानता था। वर्किंग स्टूडेंट डॉर्मेट्री परिसर में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। युआन येन ये हुई, जो अपने कमरे में थी, और शिए शिए, जो अब भी आंगन में यूं ही टहल रहा था। शिए शिए उसकी बंद दरवाजे को घूर रहा था, होंठ काटे हुए और मुट्ठी भींचे हुए। वुलिन सही कह रहा है, अगर कोशिश करूं तो एक मौका है, लेकिन यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उसने खुद को संभाला, दरवाजे तक गया और दस्तक दी। युआन येन, मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं, वो आंगन में सूखने के लिए टंगे हैं, बाद में जाकर ले लेना।
उसकी आवाज़ में सावधानी झलक रही थी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ पल बाद शिए ने फिर कहा, युआनियन, कप्तान खाना लेने गया है, अब यहाँ बस हम दोनों ही हैं। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। दफ़ा हो जाओ। पहले तो शिए को झटका लगा, लेकिन तुरंत ही उसने अपने गालों पर 2 थप्पड़ मारे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। तो फिर मैं यहीं से कह देता हूँ, पहली बार जब मैंने तुम्हें नग्न देखा था, मैं सन्न रह गया था। मैंने कुछ साफ नहीं देखा, और इससे पहले कि मैं समझ पाता, तुमने मुझे बुरी तरह पीट दिया। लेकिन उस पल मुझे एक बात समझ आ गई, तुम लड़की हो। इसीलिए मैंने रोज़ तुम्हारा कमरा साफ करना शुरू किया, फर्श बुहारना, खिड़कियां धोना, धूल साफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। कमरे के अंदर युआनियन येहुई का गुस्सा शिए की बातें सुनते सुनते भड़कने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया, कोई अनदेखी शक्ति उसे बांधती चली गई। वो बिस्तर से उठी और बेहोशी सी हालत में दरवाजे को देखने लगी। फिर तुम्हारे कमरे की सफाई मेरे लिए आदत बन गई। जब मैं साफ नहीं कर पाता था तो मन बेचैन रहता था। सच कहूँ तो मुझे उस घटना का पछतावा नहीं है। अगर वो ना होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम लड़की हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। इस सच्चाई से अनजान रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती, और उससे बचने के लिए मैं कोई भी सज़ा खुशी खुशी झेल लूँगा। बाद में मुझे समझ आया कि ये आदत सफाई से जुड़ी नहीं थी, ये बस तुम्हें हर दिन देखने का बहाना था। जिन दिनों नहीं देख पाता था, दिल दुखता था। इसी वजह से मैं छुट्टियों के बीच ही वापस आ गया। शुरू में मेरा इरादा था कि मेहनत से साधना करके लौटूं और तुम लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना मजबूत हो गया हूं, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं लगा पाया। मेरा मन श्रेक से हटता ही नहीं था। अब जाकर समझ आया, मुझे श्रेक की याद नहीं आ रही थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा झांकने के लिए माफ़ कर दो। मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और मैंने सच में बस एक झलक ही देखी थी। हालांकि इस बार थोड़ी साफ झलक मिल गई थी, फिर भी वो बस एक झलक थी। युआनियन येहुई अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका गुस्सा फूट पड़ा। नर्क में जाओ। शिए खांसा और फिर बोला, मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन एक मर्द होने के नाते मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दो। युआनियन, मुझसे शादी कर लोगी? मेरी पत्नी बनोगी? चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिए का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने निगलते हुए कहा, युआनियन, मुझे लगता है कि जब तुम अपने सामान्य रूप में होती हो तो हम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी काफ़ी हैंडसम हूँ। अभी हम छोटे हैं तो अभी सगाई कर सकते हैं। मैं अभी अपने परिवार से अनुमति ले सकता हूँ और ग्रेजुएशन के बाद ठीक से शादी कर लेंगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। युआनियन येहुई बाहर आई। आखिरकार शिए ने उसके होंठों पर एक सुंदर मुस्कान देखी। आंखें लाल और सूजी हुई थीं, फिर भी उसकी मुस्कान की खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता था। युआनियन, शिए आगे बढ़ा, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। उसका भाव अचानक बदल गया। मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह सख्त क्रूरता ने ले ली। उसका शरीर मांसपेशियों से फूल गया। उसने शिए की कमीज के कॉलर पकड़े और पूरी ताकत जुटाकर उसे हवा में उछाल दिया। शिए एक टूटते सितारे की तरह वर्किंग स्टूडेंट डॉर्मेट्री परिसर से बाहर उड़ गया। उसकी चीखें पीछे रह गई। इसके बाद युआनियन येहुई फिर अपने सामान्य आकार में लौट आई। उसने उन कपड़ों की ओर देखा जो शिए ने धोए थे, उन्हें उतारा और अपने कमरे में लौट गई। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। स्पिरिट आइस प्लाजा में एक विशाल पेड़ हिल उठा। शिए उसकी शाखाओं से टकराता हुआ नीचे गिरा। सौभाग्य से शाखाओं ने उसकी गिरावट कम कर दी। वो मुंह के बल गिरा, फिर तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना था, उसने हाँफते हुए कहा। उसने सिर खुजाया। उसे नहीं पता था कि युआनियन येहुई को पसंद करना सही है या गलत। इतनी हिंसक लड़की, वाह, उड़ता हुआ आदमी, मज़ेदार। दूर से किसी की खुश आवाज़ आई। हूँ, अभी भी लोग कैंपस में हैं, छुट्टियों में गए नहीं? शिए ने ऊपर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुरा रहा था। सामान्य कद काठी, छोटे बाल, छोटी आंखों में गर्माहट। सामने का एक दांत आधा टूटा हुआ था। वो झाड़ू से फर्श बुहार रहा था। एक पड़ोस के अंकल जैसा लग रहा था। अंकल, आप कौन हैं? शिए ने पूछा। आदमी का चेहरा जम गया। अंकल, क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ? लड़के, अभी तुम काफ़ी तेज थे, क्या तुम फुर्तीले प्रकार के हो? शिए हंसा। अंकल, आप तो श्रेक के सफाई कर्मी बनने लायक हैं, आपने ये भी पहचान लिया। आदमी की आंखों में शरारत चमक उठी। लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लड़के, एक शर्त लगाए। कौन सी शर्त? मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगर 10 मिनट के अंदर ये झाड़ू मुझसे छीन लोगे तो तुम जीतोगे, वरना मैं। शिए ने सिर हिलाया। नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं। 100 योगदान अंक दांव पर लगाओ, हम सफाई कर्मियों को भी अंक मिलते हैं। शिए मुस्कुराया। अंकल, आप तो मुझे मुफ्त में अंक देना चाहते हैं। आपकी नौकरी मेहनत वाली है, फिर भी मैं मना करता हूँ। आदमी का चेहरा बिगड़ गया। हूँ,
मैं तो नाश्ते के लिए अंक जीतना चाहता था, सोचा नहीं था कि इतनी छोटी शर्त से भी डर जाओगे। शिए शिए का खून खौल उठा। ये तो आसान शर्त थी। ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। शब्द निकलते ही शिए शिए की आकृति धुंधली हो गई। वो पल भर में आदमी के पास पहुंचा, हाथ झाड़ू की ओर बढ़ा। ओह, उसने चिल्लाया। झाड़ू छोड़ दी। इससे शिए शिए का हाथ हैंडल से चूक गया। झाड़ू आदमी के पैर पर गिरी। शिए शिए झुका उसे उठाने। आदमी मुड़ा, जैसे झाड़ू उसके पैर से चिपक गई हो। शिए शिए फिर चूक गया। क्या? उसकी आंखें फैल गई। अब उसे समझ आया ये कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी प्रतिस्पर्धी भावना जाग उठी। उसकी गति दोगुनी हो गई और उसके हाथों में खंजर प्रकट हो गए। आदमी ने झाड़ू को लात मारकर वापस हाथ में ले लिया और चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, आओ, घड़ी चल रही है। शिए शिए चुप रहा।